नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ है मेरी साथी अंजलि। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सबका बेहद स्वागत है। कार्यक्रम में हमारे पास होते हैं मुख्य अखबार दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका। इनकी खबरों का हम विश्लेषण करते हैं। कम समय में आपको जितनी भी हम जानकारी दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विंध्य की खबरों से। तो सबसे पहले स्टार समाचार पर खबर है, जहां पर दिया जा रहा है कि खबर है कि 74 साल बाद भी पहाड़ी रास्ता अपना रहे हैं मुरली गांव के बाशिंदे। ये गढ़ी का मामला है और त्योंथर तहसील के मझगवा पंचायत के अंतर्गत ये गांव बसा हुआ है। जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है मुरली गांव। हमने स्टोरीज भी की हैं कई ऐसी, जैसे करियाझर गांव हमने देखा कि वो आदिवासी बहुल्य गांव है और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ये ऐसे इलाके हैं, इसमें दिया भी गया है कि जो जब भी चुनाव आते हैं तो इन गांवों को आसानी से ढूंढ लेते हैं जो भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जीतने के बाद वादे तो किए जाते हैं पर वो वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। ऐसे जगहों पर जियोग्राफिकल लोकेशन इस तरह से है कि लोगों को ना तो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे मुहैया हो पाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम 200 के करीब वोटर्स हैं यहाँ पर, 72 से 74 के लगभग परिवार हैं यहाँ पर, 74 घर की बस्ती है, 200 से ज़्यादा के यहाँ पर वोटर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। नल खोद दिए गए लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ना इनमें पानी आता है नलों में। एक स्कूल है जहाँ पर मात्र 2 से 3 दिन टीचर्स आते हैं। तो देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ मूलभूत सुविधा के लिए लोग परेशान हैं। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं लोग। आपको बता दें कि मुरली गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से महज 4 किलोमीटर और त्योथर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह की लोकेशन होने के बाद भी आज भी यहाँ पर लोगों को रास्ते के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। जी, तो वहीं अगली खबर विंध्य से ही है। स्वास्थ्य को लेकर है दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज पे कि नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहा आयुर्वेद अस्पताल, 22 स्वीकृत पदों में से 14 पद खाली हैं। 22 पद हैं जिनमें 14 पद खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत जिनको हो रही वो है अस्पताल प्रबंधन को तो हो ही रही, लेकिन मरीज उसमें सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 300 की ओपीडी में बताया गया कि अस्पताल में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन 60 से 70 मरीज भर्ती होते हैं। इस प्रकार अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन स्टाफ की जो बहुत ज़्यादा कमी है और उससे डॉक्टर्स तो हैं नहीं और नर्स भी हैं, वो केवल 8 की संख्या में बताई जा रही है कि नर्स जो है वो 8 हैं। तो 8 नर्सें कितना वर्क करेंगी, मतलब 22 पद हैं ही वो भी खाली हैं। तो मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन भी उससे परेशान हो रहा। संजय गांधी में हम लोग आए दिन सुनते ही आ रहे हैं कि भले ही प्रबंधन है, वहाँ स्टाफ है, लेकिन उसके बाद भी मरीजों को कितना संकट का सामना करना पड़ता है। तो ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने ग्राउंड पे बात की है, ग्राउंड पे काम भी किया कि जो आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। वो कई दिनों से हड़ताल पे बैठे थे और लेकिन अब ऊंचे ऊंचे तौर पर, जैसे कि प्रदेश में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया, लेकिन अब क्या है कि उनको कुछ आश्वासन मिल गया है कि हम इसको, आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे और आप लोगों की नियुक्ति करेंगे। उनका ये भी कहना था, जो स्टूडेंट्स थे आयुर्वेद कॉलेज के, उनका ये कि ना हमारे समय पर एग्ज़ाम होते ना कुछ होता। तो आज यहाँ पे इसका असर दिख रहा है कि नर्सिंग स्टाफ में 22 पद हैं, उनमें से भी 14 पद खाली हैं, केवल इतने पद भरे गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है अस्पताल को लेकर और स्वास्थ्य सुविधा तो सबसे ज़्यादा डगमगा जाती है। जी अंजलि, हमने पिछले दिनों भी एक खबर पढ़ी थी जिसमें झोला छाप डॉक्टर्स, तो उसमें बताया गया था कि झोला छाप डॉक्टर्स इसके पास इसलिए इन पे बढ़ोतरी हो रही है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ कमी बहुत कमी। ज़्यादा अभी है। पिछले दिन पहले हम लोग की सीधी वाली स्टोरी आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से सीधी जिला अस्पताल की ये हालत है कि जहाँ इतना बड़ा अस्पताल लेकिन डॉक्टर के नाम पर कोई नहीं रहता। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से डामाडोल है हमारे यहाँ की। बिल्कुल। अब हम रुख करते हैं हमारी अगली खबर का। तो किसानों को लेकर ये खबर है
जैसे किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। आवारा पशु की एक समस्या थी, अब धान पक चुकी है, उसे काटने का समय है, लेकिन पलेवा के लिए लोगों को किसानों के पास पानी ही नहीं है। तो ये गुड़ का मामला है। इसमें बताया जा रहा है कि गुड़ क्षेत्र में नल का ये नहर का जाल फैला हुआ है, लेकिन उन नहरों में एक बूंद भी पानी ही नहीं है। तो अब इस वजह से किसान जो है वो हर तरह की समस्या से जूझते हैं। इसमें दिया है कि धान बोनी का समय जब होता है, या फिर जब पानी बिजली की समस्या किस कदर इसमें लेवा लगाया, फिर बाद में खादी की समस्या, अब धान पक चुकी है तो पलेवा लगाने के लिए पानी ही नहीं है। बरसात में भी बताया जा रहा है कि गुड़ क्षेत्र में आम दिनों में सूखा है तो होता है, लेकिन बरसात के दिनों में भी इस बार नहर में एक भी पानी नहीं था। किसानों को खेत में पलेवा देने और गेहूं की बोनी के लिए शिवपुरवा मऊकंज जाने वाली बड़ी नहर और क्षेत्र में फैली छोटी माइनर नहर में समय रहते पानी छुड़वाया जाए, ऐसी किसानों की मांग है। और जिससे किसानों के खेतों में पलेवा लग सके और अपनी ये जो पानी की समस्या है, इरिगेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी, उससे इनको निदान मिल सके। जी, जैसे कि आपने बताया भी, कुछ दिनों पहले हम गुड़ विधानसभा में ही थे, उनमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है। पानी की तो नहर बने हैं लेकिन उनमें पानी ही नहीं है। तो जब नहर फिर क्यों बनाया गया है? किसानों को पानी ही नहीं मुहैया कराया जा रहा। तो ये एक गुड़ विधानसभा के लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा शिकायत है, पूर्वांचल एरिया में तो सबसे ज़्यादा। ये नहर बना दिया जाता है इसके लिए कि हमने काम कर दिया है, हाँ, लेकिन पानी नहीं। हाँ, तो फिर उसका कोई मतलब निकलता नहीं। अगली खबर की हम रुख करेंगे तो दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज पे ही ये खबर है कि सेहत के लिए खतरनाक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ कागजों में सिमटा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक थी कि उसको प्रतिबंध लगाने के लिए कागजों में तो कई बार हो चुका कि उसमें प्रतिबंध लग गया है, लेकिन वाकई में क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। दैनिक जागरण में इसको आज रीवा फ्रंट पेज में दर्शाया गया है कि बाजार में धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है, जिम्मेदार इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कचरे में 5% से ज़्यादा की सामग्री वो प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक को जलाने से जितना प्रदूषण फैलता है और उसके अवशेष भी कहीं नहीं जाते, तो हम कितने बार सरकार ने इसके लिए निर्णय किया कि हम प्लास्टिक को बैन कर देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक, लेकिन वो बैन नहीं हो रही। मवेशी खा के प्लास्टिक ही खा के मर रहे हैं, सड़कों में एक्सीडेंट होता है। तो ये एक जुलाई 2022 में इसके लिए प्रतिबंध भी किया गया था कि 1 जुलाई 2022 में देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ, केवल कागजों पे ही सीमित रह गया है। तो ये प्लास्टिक भी एक बड़ी समस्या हो रही है। जी, इसमें भी दिया गया है, स्टार समाचार में भी एक खबर है कि किस तरह से जो प्लास्टिक से धुआं निकलता है वो हमारी ओजोन परत जो है उसको पतला करता है, उसमें नुकसान पहुंचता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसमें दिया गया है कि प्रदेश की जो सरकार है उसने विगत मई में इसको बैन कर दिया था, लेकिन ये महज कागजी रह गया। जमीनी स्तर पर हर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ दिख ही जाता है। जी, अगली खबर की। जी, हम अगली खबर की बात करें तो ये खबर है गंगेव की अवैध कारोबार, पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबार की ये खबर है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े गंगेव में पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं उसको अवैध रूप से उनकी बिक्री की जा रही है। दुकानों में इनको रखा जाता है और मनमानी कीमत पर बेचा जाता है। सड़क के किनारे ये जो दुकानें होती हैं ये गैर कानूनी रूप से ये काम कर रही हैं और वाहनों के लिए अवैध रूप से पेट्रोल बेचने का कारोबार करने वालों को पुलिस संरक्षण देने की बात भी सामने आ रही है। इसमें ये मामला ये है कि यूपी में जो पेट्रोल है वो 4 से 6 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। इस वजह से वहाँ से अवैध रूप से इसे लाया जाता है और फिर इसकी अवैध कारोबार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थानीय व्यापारियों द्वारा 110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खुलेआम इसकी बिक्री हो रही है और इस संबंध में जो पुलिस चौकी गंगेव को भी पूरी जानकारी है। इसके बाद भी लाखों रुपए की इस काले और खतरनाक काम पर रोक नहीं लग रही है। पुलिस के सामने ही अवैध रूप से पेट्रोल बेचने का कारोबार चल रहा है। इसके बाद भी
कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, अब हम अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो जो इस समय सबकी पसंदीदा खबरें बनती जा रही हैं, चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। 17 नवंबर को चुनाव है, तो उसको लेकर हम बताएंगे कि आज कल यानी कि गुरुवार को जो नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख थी, तो उसमें हमारे विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले की 8 सीटों में 116 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान पे तैनात हैं। अलग अलग पार्टियों से 8 सीटों में 116 प्रत्याशी तैनात हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रत्याशी गुड़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से 20 प्रत्याशी मैदान पर तैनात हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा गुड़ में, फिर सबसे कम जो है वो देव तालाब में, और सेमरिया विधानसभा में, त्योथर में, मऊगंज में, और सबसे कम देव तालाब के बाद मनगवा में भी ऐसे ही 12 प्रत्याशी हैं, और गुड़ विधानसभा में 20 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान पे हैं। अभी नामांकन भी उन लोगों ने अपना वापस नहीं किया है। तो ये पत्रिका के तो रीवा प्राइम पेज पे इसको दर्शाया गया है, और दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज पे है, और जागरण में भी इसको दर्शाया गया है। तो आज ये जो खबर है कि इसमें बताया जा रहा कि विधानसभा चुनाव के निर्देश पर पत्र जमा करने और जांच की वापसी जो तारीख थी वो कल थी। 138 नामांकन जांच पर नाम वापस किए गए, मतलब जो प्रत्याशी थे तो पहले 138 थे, लेकिन जो अब वापस कर चुके हैं उनमें 116 प्रत्याशी अभी भी बचे हुए हैं। और जिससे ये सब जो मऊगंज और देव तालाब में पहले 15 प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन वापस कर दिए, तो वहाँ 12 केवल प्रत्याशी बचे हुए हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव में उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा अपनी रुझान, और गुड़ विधानसभा में तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम, वो हर मतदान केंद्र में 2 ईवीएम मशीन होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा हैं। गुड़ विधानसभा के प्रत्याशियों की वजह से होने से यहाँ पे मतदान केंद्रों में 2 ईवीएम मशीन और 2 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। बताया गया कि यहाँ एक बैलेट यूनिट में 16 बटन होती है, जिसमें 15 बटनों में अभ्यर्थियों के नाम और 1 बटन में नोटा होगा। तो 15 बटनों में अभ्यर्थियों के नाम, जो प्रत्याशी रहेंगे उनके नाम होगा, और 1 बटन में नोटा होगा। तो गुड़ विधानसभा के 20 प्रत्याशी की वजह से ये 2 बैलेट यूनिट लगाई जा रही है। तो जैसे कि जितने ज़्यादा प्रत्याशी रहेंगे उसको देखकर ईवीएम को अधिक किया जाएगा, और जहां कम प्रत्याशी हैं वहां कम मशीनें लगाई जाएंगी। जी, इसमें अंजलि ये भी दिया हुआ है कि कितने लोगों ने नामांकन, जो रीवा से है, रीवा की जितनी भी सीट्स हैं उसमें से कितने लोगों ने नामांकन वापस लिया है। जैसे मऊगंज से 12 शेष बचे हैं, मऊगंज से किसी ने भी वापस नहीं लिया है। 2 विधानसभा जैसे त्योथर और सिमरिया, त्योथर है, सिमरिया से 1 ने वापस लिया है नामांकन, और मनगवा से 2 लोगों ने लिया है, गुड़ से 1 वापस लिया गया है। तो वही आपने जो बताया था कि अब 116 लोगों के बीच मुकाबला, 138 थे जिनमें अब 116 बचे हैं। जी, अब हम अपनी प्रादेशिक खबरों की ओर रुख करेंगे। तो प्रादेशिक खबरों में आज जो पत्रिका है वो एक रिसर्च करके अपने उसमें स्टोरी पूरी उसको दर्शाया गया है कि जो चुनाव से पहले क्या होता है कि प्रत्याशियों को अपने अपने जो राशि है उसको बताना पड़ता है कि उनके पास कितना धन है, कितना नहीं है, सारी जो जानकारियां होती हैं वो देना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा वो सामने आ रहा है कि जैसे हमारे क्षेत्र में कार्य तो कैसे होते हैं कि वो सभी जानते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि जो पत्रिका है वो डेली मध्य प्रदेश का महामुकाबला देता है। उसमें भाजपा के चैतन्य कश्यप की संपत्ति सबसे ज़्यादा 92 करोड़ की बढ़ी, और कुछ विधायकों की संपत्ति में 10 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। विधायकी का ऐसा जलवा कि 5 साल में संपत्ति बढ़ी 56 फाड़। मतलब विधायकी में कार्य तो नहीं हो रहे, लेकिन संपत्तियां बढ़ रही हैं 56 फाड़, जिसमें सबसे पहले नंबर पर भाजपा विधायक चैतन्य कश्यप आ रहे हैं। तो इनकी संपत्ति जो है, उनकी संपत्ति का हम बताएंगे ब्यौरा कि विजय राघवगढ़ से ये विधायक हैं। एक संजय पाठक जो हैं, उनकी चल संपत्ति 74 करोड़ 16 लाख 66,332 है। जो संजय पाठक है दूसरे नंबर पर आते हैं, उनकी संपत्ति मतलब 74 करोड़ 16 लाख रुपए से ऊपर है। वहीं चैतन्य कश्यप की आप लोगों ने सुनी कि 296 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनके पास है। और तीसरे नंबर पर भाजपा की अंबेडकर नगर के महू प्रत्याशी ठाकुर की संपत्ति जो है वो
58.72 लाख के लगभग बताई जा रही। चुनाव से पहले इनकी संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन जब 5 साल विधायकी के बाद इनकी संपत्ति बढ़ के इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसमें भाजपा के कई व्यवहारी के प्रत्याशी शरद पवार की 5 साल में 8 लाख की संपत्ति थी। और कांग्रेस में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के मानवर से हीरालाल अलावा की संपत्ति 10 लाख की थी, लेकिन अब जो है वो 1.40 लाख की लगभग बताई जा रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सीढ़ी बढ़ती ही जा रही है। हम जहां प्रदेश में और देश में गरीबी का स्तर बताएंगे तो देश में 25.01% आबादी गरीब है पूरे भारत देश में, और मध्य प्रदेश में गरीबी का आंकड़ा 36.7% है। और जो टॉप 3 गरीब आबादी वाला जिला है वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है। अलीराजपुर जिला जो देश के तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गरीब है, इसमें 71.31% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। भले ही गरीबों की आय नहीं बढ़ रही है, लेकिन विधायकों की आमदनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो गरीबी पे हम लोगों की स्टोरी जैसे कि आपने किया था स्वर्णिमा जी, तो गरीबी कम नहीं हो रही है और जो नेता हैं उनकी संपत्ति बढ़ रही है, तो ये कैसा कार्य है। अब हम रुक करते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों का। तो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। शिक्षण संस्थान, काफ़ी रेप्यूटेड शिक्षण संस्थान है IIT BHU, जहां पर छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर विरोध में सड़कों पर विद्यार्थी उतर आए हैं। बताया जा रहा है छात्रों द्वारा कि 1:30 बजे रात वो कुछ काम से बाहर निकली थी कैंपस में ही, वहीं उसका एक दोस्त मिल गया, उसके साथ वो आ रही थी। तो दोस्त को बाइक से कुछ लोग आए और उन्होंने लड़के लड़की को अलग कर दिया, साथ ही में लड़की के कपड़े उतरवा कर उसका वीडियो भी बनवाया और उसके साथ बदतमीजी की, बहुत मतलब बुरा सलूक किया उसके साथ। 15 मिनट तक उसको रखा अपने पास और फिर छोड़ दिया। उसने कहा कि जब मैं जा रही थी तो भी मेरे को पीछे से बाइक की आवाज़ आ रही थी। इसको लेकर अब जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र आ गए हैं बाहर, विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर उन्होंने विरोध किया है। इंटरनेट सेवाएं पूरे कैंपस में बंद हो गई हैं और बोल रहे हैं लोग कि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले नहीं हटेंगे हम। मिसिंग डायरेक्टर का पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट कर रहे छात्र जो हैं उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस के सामने वो धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हम नहीं हटेंगे। और इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी गहमा गहमी भी हो गई। साथ ही में उन्होंने डायरेक्टर की फोटो को लेकर मिसिंग पोस्टर जारी किया और भेलपुर एसीपी ने पूरे काशी जोन से फोर्स बुलाने का आदेश दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अंजलि की शिक्षण संस्थान, जिसे हम एक सबसे सेफ प्लेस मानते हैं किसी के लिए भी, वहाँ अगर इस तरह की, वो भी इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, लड़कियों को लेकर ऑलरेडी एक रहता है पेरेंट्स के मन में कि हम बच्चियों को कहाँ भेजे पढ़ने के लिए। इस तरह की खबरें यकीनन एक और भी ज़्यादा असर डालती हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जिस पर यकीनन जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जानी चाहिए। इस खबर को दैनिक जागरण में तो है ही, स्टार में ही, भास्कर पत्रिका सभी में दर्शाया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है यह कि किसी लड़की के साथ अगर शिक्षण संस्थान में इस तरह से बदसलूकी हो रही है तो हम बाकी जगह पे क्या बात करेंगे। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि गन पॉइंट पे बच्ची के साथ जो लड़की थी उसके साथ ये हरकत की गई। जी, बात करते हैं हम हमारी अगली खबर की। तो रेल यात्रियों को अब दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे है, दैनिक भास्कर में है, पत्रिका में भी इस खबर को बताया गया है, और लेकिन दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में इसे जगह मिली है कि रेल यात्रियों को किराए में मिलने वाली छूट अब नहीं होगी बहाल। जो रेल यात्री थे उनको किराए में जो छूट मिलती थी अब उससे बहाल नहीं मिलेगा। यात्रियों को किराए की वजह से छूट अब नहीं मिलेगी। कई संगठनों और समितियों की मांग पर रेलवे विचार किया गया था, लेकिन अब फैसला हुआ है कि कुछ मदों को छोड़कर किसी भी यात्री का किराए में छूट नहीं दी जाएगी। पहले कुछ होता था कि कुछ लोगों को छूट मिल जाती थी, लेकिन अब ये छूट बंद कर दी गई है। जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी स्पोर्ट्स की खबर की ओर। तो इस टाइम पे स्पोर्ट्स हमारा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। कल एक बार फिर हमारी टीम इंडिया ने अपना जीत का परचम लहराया है, और वो भी दमदार जीत के साथ। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रनों से मात दी है।
श्रीलंका जो है वो केवल 55 रन में सिमट गई है और हमारी जो टीम इंडिया है वो 357 रन बना के और अपनी जीत दर्ज करवाई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारे बैटर थे वो शुभमन गिल और दूसरे नंबर पर विराट कोहली, तीसरे नंबर पर जो थे श्रेयस अय्यर और इसके बाद क्रमशः जो हमारे खिलाड़ी हैं वो मैदान पे अपनी अपनी बल्लेबाजी दिखाते गए और दमखम के साथ जीत को आगे बढ़ाए। तो टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में तो अपना परचम लहरा ही लिया है। फाइनल हालांकि जीत का अब बहुत कम दूरियां बची हैं, केवल 2 और स्टेप है जिसके बाद टीम इंडिया उस मुकाम पे पहुंच जाएगी। जी, वर्ल्ड कप में ये भारत की लगातार 7वीं जीत है। इसी के साथ लीडर बोर्ड है हमारे पास। लीडर बोर्ड में कल हमने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पर था, लेकिन अब फिर से भारत ने छलांग लगाई है और पहले नंबर पर भारत आ गया है। वहीं अगली खबर है, इसमें भी भारत शीर्ष पर है। सेमीफाइनल में कोरिया से भिड़ंत हॉकी को लेकर ये खबर है, जहां बताया जा रहा है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के टूर्नामेंट में आखिरी लीग मैच में दक्षिण कोरिया को 5-0 से हरा दिया गया और इसी के साथ लगातार जीतने का सिलसिला जारी रखा है। इसमें बताया गया है कि पहले से ही सेमीफाइनल में पहुंच गई थी भारतीय टीम। इसमें सलीमा टेटे के 2 गोल की मदद से गुरुवार को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी लीग मैच में ये जीत दर्ज की गई है और सालिमा ने 6ठी और 36वें मिनट में गोल दागे, जबकि नवनीत कौर ने 36वें मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। तो ये बड़ी जीत रही है। जी, अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर जाएंगे। तो आखिरी पड़ाव हमारा होता है कार्टून जो पत्रिका में डेली आता है झरोखा को लेकर। तो इसमें बता रहा है कि कौन ईडी मेरे पास बहुत काम है। जो नेता है वो बोल रहे हैं कि कौन सी ईडी, मेरे पास बहुत काम है। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि छापे पड़ते जा रहे हैं जी लीडर्स की तरफ, विपक्ष के लीडर्स की तरफ, उसको लेकर तो ये तंज कसा गया। वहीं एक और कार्टून पत्रिका में ही है जो शिरीष जी का रहता है कि शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा बताना था, बोरा नहीं। जो संपत्तियां हैं, अभी हमने खबर बताई कि चुनाव तो 5 साल में जो संपत्ति है वो छप्पर फार बढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो नेताओं के पास प्रशासनिक अमला है वो बोल रहा है कि संपत्ति का ब्यौरा देना था, बोरा नहीं लाना था। तो ये थे हमारे कार्यक्रम की मुख्य कड़ियाँ और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, एक साथ सभी खबरों को जानने के लिए विंध्य फर्स्ट के खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन के साथ बने रहिए। आपके पास जो भी खबरें हो वो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।